प्रवीण की शादी को आज 1 साल पूरा हो गया था। इसलिए वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए एक छोटा सा केक ले आया। शाम को दोनों पति पत्नी ने केक काटा, लेकिन जैसे ही प्रवीण अपनी पत्नी रीना को केक खिलाने लगा, तभी उसके पिता सुभाष जी का फ़ोन आ गया। रात के समय पिता का फ़ोन आना प्रवीण को कुछ अजीब सा लगा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। नमस्कार पिताजी, उसने खुशी से कहा, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने प्रवीण के चेहरे की खुशी गायब कर दी। बेटा, मुझे अपने पास बुला लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। पिताजी की आवाज़ काँप रही थी, जैसे वो बहुत देर से रो रहे हों। प्रवीण की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। क्या बात है पिताजी, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी खाने को नहीं देती। ये सुनकर प्रवीण सन्न रह गया। वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। क्या कह रहे हो पिताजी? भाई भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक दिन भी और नहीं रह सकता। तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे अपने पास बुला लो बेटा। मैं अब ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रवीण के हाथ से चम्मच नीचे गिर गई। तभी पास में खड़ी रीना ने फौरन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशानी से पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तो प्रवीण ने फ़ोन को एक तरफ करके आहिस्ता से कहा, पिताजी का फ़ोन है। वो कह रहे हैं कि भाई और भाभी उन पर जुल्म कर रहे हैं। ये सुनकर रीना का चेहरा सख्त हो गया। तो तुमने क्या कहा? उसने पूछा। तो प्रवीण धीरे से बोला, अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर पिताजी वाकई मुश्किल में हैं तो मुझे कुछ करना होगा। तभी रीना ने झट से हाथ आगे बढ़ाकर मोबाइल उससे छीन लिया और सख्त लहजे में बोली, अगर से काम लो प्रवीण, हम यहाँ खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। अगर तुमने पिताजी को यहाँ बुला लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम कि बूढ़े लोग कितनी ज़िद्दी होते हैं, लेकिन वो मेरे पिताजी हैं रीना, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ प्रवीण। रीना की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ये मत भूलो कि ये घर किसका है। अगर तुमने उन्हें यहाँ लाने का सोचा भी तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। इरीना की बातों ने प्रवीण को अंदर से झकझोर कर रख दिया। वो एक लम्हे के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके एक तरफ उसके पिता थे जो तकलीफ़ में थे, और दूसरी तरफ उसकी बीवी, जिसके बगैर उसकी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं थी। तुम्हें फैसला करना होगा प्रवीण। रीना की आवाज़ में ठहराव था, मगर उसके अल्फाज में धमकी छपी छुपी थी। उसने गहरी सांस ली और फिर पिताजी को बहाना बनाकर कह दिया कि पिताजी, मैं अब शहर से बाहर हूँ, घर जाकर आपसे बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन उसके दिमाग में ख़यालात की आंधी चल रही थी। लेकिन फिर भी उसे मुस्कुराना पड़ा, क्योंकि उसकी अमीर बीवी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी पहली एनिवर्सरी में किसी भी तरह की बदतमीज़ी पैदा हो। इसलिए वो अपनी शादी की पहली सालगिरह को पूरी तैयारी से मनाना चाहती थी, ताकि कोई ड्रामा ना हो। क्योंकि रीना के कारण ही प्रवीण की ज़िंदगी बदल गई थी। वो जो पहले एक असिस्टेंट की कुर्सी पर बैठा दिन भर आंकड़ों में उलझा रहता था, अब वो उस कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर बन चुका था। उसकी तनख्वाह कई गुना बढ़ गई थी। उसके पास एक चमचमाती नई गाड़ी आ गई और एक बड़ा सा फ्लैट जो रीना के पिता ने उसे तोहफे में दिया था। अब तो वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा। वही लोग जो उसे नज़रअंदाज करते थे अब उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। वो ये शादी करने से एक आम आदमी की जगह एक अमीर दामाद बन चुका था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशी सिर्फ एक ख्वाब थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही रीना ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे वो आपके पिताजी ही क्यों ना हों। उस वक्त तो प्रवीण ने रीना की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसे लगा कि वो बस अपनी आज़ादी बरकरार रखना चाहती है। लेकिन वक्त के साथ ये बात एक जंजीर बन गई जो उसके वजूद को झकझोरने लगी। अब प्रवीण के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि पिताजी को कहाँ रखेगा। वो चाहता था कि पिताजी उसके साथ ही रहें, लेकिन रीना ने तो कह दिया कि मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी को नहीं रह सकती। वो बेबस हो गया। उसने सोचा कि कम से कम पिताजी को अपने करीब किसी अच्छी
अच्छी जगह पर रख लूं। लेकिन रीना ने इसके लिए भी इनकार कर दिया तो मजबूर होकर उसने अपने पिता को अपने बड़े भाई के पास भेज दिया। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी बदल गई कि वो खुद को पहचान ही नहीं पाया। रीना एक खूबसूरत ख्वाब की तरह थी, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी मालिक थी जिसके आगे वो बस एक गुलाम बनकर रह गया। वो क्या पहनेगा, किससे मिलेगा, क्या खाएगा, ये सब कुछ वही तय करती थी। बदले में उसे अपनी मनचाही ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल जाता, ये बुरा नहीं था। इसलिए वो भी खामोशी से ये वक्त गुजारने लगा। उसे उसकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं था, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, एक कैदी थी। वो उसकी पसंद का खाना खाता, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता। उसकी कोई अपनी राय, कोई अपनी ख्वाहिश नहीं रही थी। वक्त गुजरता गया और प्रवीण इस ज़िंदगी का आदी होता गया। उसके पिता सुभाष जी कभी कभार फ़ोन करते, लेकिन प्रवीण कोई भी बहाना बनाकर ज़्यादा बात नहीं कर पाता। उसे मालूम था कि पिताजी तकलीफ़ में हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर आज उसका फ़ोन आया। वो उसके पास आना चाहते थे क्योंकि वो बड़े बेटे बहू के रवैये से बेहद परेशान हो चुके थे। लेकिन यहाँ भी रीना ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर रखी थी, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। 2 दिन गुजर गए और उसने पिताजी को दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। वो चाहता था कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन उसका दिल बेचैन था। तीसरे दिन शाम के वक्त दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। प्रवीण ने झाँक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि दरवाजे पर उसके पिता सुभाष जी खड़े थे। उनकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वो कांपती आवाज़ में बोले, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रवीण की सांसें रुकने लगी। उसके पिताजी, जिन्हें उसने हमेशा मजबूत देखा था, आज वो टूटे हुए और बेसहारा लग रहे थे। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी रीना तेज़ी से उसके करीब आई और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। क्या हुआ, दरवाजे पर कौन है? उसने सख्त लहजे में पूछा। पिताजी हैं, प्रवीण के मुंह से धीमी आवाज़ निकली तो वो एकदम गुस्से से बोली, ये क्या, क्यों आए हैं? तो प्रवीण ने बेबसी से कहा, रीना वो मेरे पिताजी हैं। कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे से क्या मतलब है? जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। प्रवीण बोलना चाहता था कि वो उसके भी पिताजी हैं तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो बेबस था क्योंकि रीना उसके हर फैसले पर हावी थी। प्रवीण, तुमने इनका कोई ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारे भाई भाभी इन्हें अच्छे से रख सकते हैं। दरवाजे से हट जाओ, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। रीना ने हुक्म देने के अंदाज में कहा तो प्रवीण के हाथ कांपने लगे। उसके सामने वो बाप खड़ा था जिसने उसे पाला, उसके लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी, और पीछे वो बीवी खड़ी थी जिसने सब कुछ तो दिया लेकिन उसकी मर्जी भी छीन ली। प्रवीण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दरवाजे की हॉल से देखा तो उसके पिताजी मायूस खड़े दरवाजे के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे और ठंड से काँप रहे थे। रात हुई, आसमान पर बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। प्रवीण अब तक जाग रहा था, उसकी नज़र खिड़की पर जमी थी। उसने पर्दा खिसका कर देखा तो उसके पिताजी बारिश में भीग रहे थे और दीवार के पास सिर लगाकर बैठे थे। उसने फौरन खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया और लेट कर छत को घूरने लगा, मगर उसके जहां में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था कि पिताजी दरवाजे के बाहर भीग रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो वही बाप है जो उसके बचपन में उसे कंधों पर बिठाकर मीलों चलता था और आज वही बेटा उसे बेसहारा बाहर छोड़ रहा है। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने करवट बदली और रीना की तरफ देखा जो अपने बिस्तर पर पूरे सुकून से सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब प्रवीण से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठा खिड़की की तरफ गया और बाहर झाँका तो पिताजी अभी भी वही दीवार के साथ लगे बैठे थे। प्रवीण ने खुद से कहा, बस अब और नहीं। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि उसे खोलकर पिताजी को अंदर ला सके, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो ये जानकर उसे बेहद गुस्सा आया कि रीना सोने से पहले दरवाजे को लॉक कर चुकी थी। वो तेज़ी से रीना की तरफ बढ़ा और उसे झकझोरते हुए बोला, रीना क्या मसला है? प्रवीण सोने दो ना। रीना ने करवट लेते हुए कहा तो प्रवीण बोला, चाबी दो, पर उसने साफ इनकार कर दिया और तकिए के नीचे हाथ मारा। ये घर तुम्हारे बाप के लिए नहीं है, समझ आई? वो
चले जाएंगे सुबह तक, फिक्र ना करो। उसकी बात अब प्रवीण बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला, लेकिन रीना ने उसकी बाजू पकड़कर रोक दिया। मुझे चाबी दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, प्रवीण ने गुस्से से कहा और एक झटके से उसका हाथ हटा दिया। रीना ने तेजी से चाबी को मुट्ठी में दबा लिया। ये चाबी नहीं मिलेगी। अब प्रवीण का खून खौल उठा। उसने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से झटक दिया तो रीना चीख उठी और चाबी फर्श पर गिर गई। प्रवीण ने जल्दी से चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ा। रुक जाओ, मैं कह रही हूँ, रुक जाओ ना, रीना चीखती रही, लेकिन अब वो किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा था। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा उसकी सांस अटक गई। पिताजी ज़मीन पर बेहोश होकर पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं। बारिश की बूंदें उनकी झुर्री भरे चेहरे पर गिर रही थीं। पिताजी, प्रवीण ज़ोर से चिल्लाया। पिताजी, आंखें खोलो, पर कोई जवाब नहीं आया। रीना पीछे दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। तुमने ये क्या किया रीना? हाँ, प्रवीण उस पर चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया प्रवीण, तुमने खुद फैसला किया था कि तुम दरवाज़ा बंद रखोगे। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रोका था। तुम्हारी कमज़ोरी की वजह से ये हुआ। अगर तुम मर्द होते तो मेरी ना सुनते। अब मुझ पर ब्लेम मत करो। ये सुनकर प्रवीण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अब कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और जल्दी से अपने पिताजी को लेकर अस्पताल की ओर निकल गया। रास्ते भर उसके कानों में पिताजी की बातें गूंज रही थीं। बेटा, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारे पास आना है। लेकिन वो बेबस उन्हें अंदर नहीं बुला सका। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसके पिताजी को इमरजेंसी में दाखिल कर लिया और वो बाहर खामोशी से बैठा उनका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आप अपने पिताजी से फ़ौरन मिल लें। हम कुछ कह नहीं सकते। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो लड़खड़ाते कदमों से पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी निढाल पड़े थे। आंखें भीगी हुई थीं। प्रवीण ने उनका हाथ थामा। पिताजी, मैं यहीं हूँ, आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो पिताजी ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। प्रवीण निशब्द खड़ा था, जैसे सांस लेना भी भूल गया हो। अगले 24 घंटे उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। वो अस्पताल में ही रुक गया। रीना को फ़ोन पर खबर दी तो उसका रवैया बिल्कुल सर्द था। तुम तो अस्पताल के ही होकर रह गए हो। ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं। उसके अल्फाज प्रवीण के दिल पर चुभे, लेकिन वो उस वक्त उससे उलझने की हालत में नहीं था। भगवान का करना ऐसा हुआ कि उसके पिताजी बच गए। जैसे ही डॉक्टर ने उसे ये खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सुभाष जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब उन्हें घर ले जाना किसी आजमाइश से कम नहीं था। उसे मालूम था कि रीना के तेवर सख्त होंगे, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि पिताजी उसके साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस वक्त वो अस्पताल से निकला, तेज़ तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई, लेकिन एक तूफान उसके सीने के अंदर भी तबाही मचा रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि पिताजी 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन रीना 1 घंटे के लिए भी उन्हें देखने नहीं आई। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि ये पिता समान ससुर हैं और बीमार हैं। तंदुरुस्त होते तो बात अलग थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी उसका दिल नहीं पसीजा। ये कैसी औरत है? क्या अमीरों के सीने में दिल नहीं होता? रीना के इस रवैये पर प्रवीण बेहद परेशान था। पिताजी को घर ले जाते हुए उसकी परेशानी और बढ़ गई। एक तरफ पिताजी की बीमारी थी, उन्हें ख़ास देखभाल की ज़रूरत थी, और दूसरी तरफ रीना का मूड जो हर पल बदलता रहता था। अब पिताजी की मौजूदगी में न जाने उसका रवैया कैसा होगा, इसी बात ने उसका दिल अंदर तक झकझोर दिया। जैसे ही अपने पिताजी को लेकर घर पहुंचा तो सामने रीना को देखकर वही ठिठक गया। रीना ऐसी खड़ी थी जैसे पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही हो। प्रवीण, इन्हें कहाँ लेकर आ रहे हो? जाहिर सी बात है रीना, अपने घर लेकर आ रहा हूँ, और कहाँ लेकर जाऊँगा? प्रवीण ने भी गुस्से से कहा
और अपने पिताजी को अंदर लेकर आ गया। उन्हें सोफे पर बिठाकर और बोला, पिताजी आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। वो धीरे से मुस्कुराए, मगर उस मुस्कुराहट में वो चमक नहीं थी जो वो हमेशा उनके चेहरे पर देखता था। वो किचन में गया ताकि उनके लिए चाय बना सके, लेकिन जैसे ही उसने चूल्हा जलाया तो रीना गुस्से से दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई। ये सब क्या हो रहा है प्रवीण? हमने शादी के वक्त क्या वादा किया था? प्रवीण बेबसी से बोला, रीना वो बीमार हैं, इस वक्त उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। और तुम्हारा भाई वो किस मर्ज़ की दवा है? क्या वो मर गया है? क्या सिर्फ तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अपने बाप को उठाकर अपने कंधों पर लेकर फिरो? रीना ने तंज कसा तो प्रवीण ने गहरी सांस ली और नरमी से समझाने की कोशिश की। देखो रीना, जब पिताजी ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें वहाँ भेज दूँगा। खुदा के लिए सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, लेकिन अभी चुप रहो प्लीज़। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ प्रवीण, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की मुसीबत नहीं, समझे या नहीं? ये मुसीबत नहीं, मेरा फ़र्ज़ है। प्रवीण ने आवाज़ दबाई। फ़र्ज़? और जो वादे तुमने मुझसे किए थे वो क्या थे? वो तुम पर फ़र्ज़ नहीं है क्या? रीना, खुदा के लिए धीरे बोलो प्लीज़। पिताजी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें अपने पिताजी की परवाह तो है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। रीना मुंह फुलाकर बोली तो प्रवीण ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे हर पल हर लम्हा सिर्फ तुम्हारी परवाह है रीना, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो तो। पिताजी अभी अभी मौत के मुंह से निकले हैं। तुम्हें पता है बारिश में भीगने की वजह से वो कितने बीमार हो गए थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो यकीन मानो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ये तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने पिताजी को बचा लिया। बस कुछ दिनों के लिए सब्र कर लो, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं उन्हें वापस भेजने का इंतज़ाम कर दूंगा। वो उसे घूरती रही, फिर पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। लेकिन उसके बाद उसका रवैया और ज़्यादा तल्ख हो गया। कभी वो खाने की मेज़ पर बर्तन ज़ोर से पटकती तो कभी प्रवीण से इतनी बदतमीज़ी से बात करती कि वो पिताजी के सामने शर्मिंदा हो जाता। लेकिन जाहिर है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था, क्योंकि उसे पता था कि इससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। उसने अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से संभाली थी, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा था। वो जानता था कि उसकी ज़िंदगी में अमीरी रीना के बदौलत ही आई थी, और अब तो उसे अमीरी में जीने की आदत हो गई थी। उसके बिना तो ज़िंदगी की कल्पना भी मुश्किल थी। इसलिए अब वो रीना को नाराज़ करके अपने पहले वाले गरीबी में नहीं लौटना चाहता था। इसलिए उसने रीना के बर्ताव को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये सब कुछ दिनों की बात थी। उसने सोचा जैसे पिताजी ठीक हो जाएंगे वो किसी न किसी तरह उन्हें भाई के पास वापस भेज देगा, और फिर उसके और रीना के बीच सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। इसलिए उसका पूरा ध्यान पिताजी की देखभाल पर था, और वो उसमें कामयाब भी हो रहा था, क्योंकि उनकी तबीयत में लगातार सुधार आ रहा था। मगर जैसे वो थोड़े बेहतर हुए, रीना ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी है, तुम अपने भाई को क्यों नहीं बताते कि वह आकर उन्हें ले जाएं? तो उसने धीरे से कहा, देखो रीना, पिताजी वहीं से तो आ रहे हैं। अगर उन्हें वाकई फ़िक्र होती तो कम से कम पिताजी के आने के बाद एक बार फ़ोन करके उनकी खैरियत तो पूछ लेते। पिताजी जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें दोबारा उस जहन्नुम में कैसे भेज सकता हूँ? तो क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है? अब तो रीना रोज़ उसे ताना देती। इसी वजह से एक दिन तंग आकर प्रवीण ने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, तो 2 दिन बाद ही भाई भाभी दोनों आ गए। तो उसने सुकून की सांस लिया, मगर भाभी के तेवर देखकर अंदाज़ा हो गया कि वो पिताजी को साथ ले जाने के मूड में नहीं है। चाय नाश्ता करवाने के बाद रीना ने तंज भरे लहजे में कहा, वैसे आप दोनों पिताजी को लेने आए हैं या बस उनका हाल चाल पूछने? ये सुन बड़ी भाभी ने गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है, रीना भी तीखे लहजे में बोली। आप लोगों ने तो पिताजी को यहाँ छोड़ दिया और ख़ुद आराम से बैठ गए, लेकिन हमारी भी कोई ज़िंदगी है। हमने नहीं कहा था कि पिताजी को अपने पास रखो, वो खुद आए हैं यहाँ, और अगर आ ही गए हैं तो उनकी थोड़ी बहुत सेवा तुम लोगों भी ही कर लो। हमने भी तो सेवा की है उनकी, हॉस्पिटल के तमाम बिल हमने ही भरे हैं। अच्छा,
और ये हज़ारों के नहीं बल्कि लाखों के बिल हैं। आप लोगों ने तो उसमें कोई हिस्सा नहीं डाला, सब कुछ हमने ही पे किया है। रीना ने गुस्से से कहा तो उसकी जेठानी बोली, तो इसमें हम क्या करें? ये तो स्पष्ट है कि जिस घर में पिताजी होते हैं वहीं उनका इलाज और देखभाल करते हैं। जब तक पिताजी हमारे घर में थे हमने उनका पूरा इलाज करवाया, लेकिन कभी किसी को जताया नहीं। और तुमने जो ज़रा से पैसे क्या खर्च कर दिए, तुरंत जताने बैठ गई। मैं जताने नहीं बैठी, बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप अपनी जिम्मेदारियाँ संभालें और उनकी देखभाल करें। हमें ऑफिस भी जाना होता है, जबकि आप घर पर ही रहती हैं। आपके लिए तो कोई दिक्कत भी नहीं। तभी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी इतने बीमार हैं, उन्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत है। हम अभी उन्हें अपने पास रखने की स्थिति में नहीं हैं। अच्छा, तो क्या हम स्थिति में हैं? रीना की आवाज़ तेज़ हो गई। प्रवीण के पास दौलत आ गई है तो क्या अब वो सब की जिम्मेदारी उठाएगा? पास में खड़े प्रवीण का धैर्य टूटने लगा। उसने सख्त लहजे में कहा, बस करो रीना। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? बताओ। ये इतने दिन अस्पताल में रहे, तुम्हारे भाई ने आकर उनका हाल चाल तक नहीं पूछा। अभी वो तुम्हारे बुलाने पर आए हैं। रीना चिल्लाई तो प्रवीण ने अपना सिर पकड़कर कहा, रीना अब बस कर। मेरे ख्याल में तुम काफ़ी कुछ कह चुकी हो। भाई और भाभी खामोश थे और पिताजी का चेहरा फीका पड़ गया था। बेटा प्रवीण, तुम चुप रहो, लड़ो मत। वैसे भी अब मुझे बड़े बेटे के पास ही जाना है। प्रवीण ने अपने पिताजी की तरफ देखा, वो बेबस लग रहे थे। उसकी आंखें भर आईं। सोचने लगा कि ऐसी अमीरी का भी क्या फ़ायदा कि वो अपने पिताजी की सेवा भी नहीं कर सकता। उसने बेबसी से रीना की ओर देखा, जिसने उसकी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं की। अचानक उसने पिताजी से कहा, आप कहीं नहीं जाएंगे पिताजी, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि रीना ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हारे भाई उन्हें साथ ले जाना चाहते हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? अब प्रवीण की सहनशीलता ख़त्म हो चुकी थी। रीना, अगर पिताजी यहाँ नहीं रह सकते तो फिर शायद मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। उसके इस फैसले से कमरे में खामोशी छा गई। रीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या मतलब है? उसने धीरे से कहा, मतलब यही कि अगर तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर सकती तो फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले से आज़ाद हूँ। ये वाक्य बोलकर उसने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उन्हें यकीन दिला रहा हो कि अब वो कभी पीछे नहीं हटेगा। रीना हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका गुलाम पति कभी यूँ उसके सामने सर उठाकर बात करेगा। बल्कि आज उसने सिर्फ उसके सामने सिर नहीं उठाया, बल्कि अपने भाई भाभी के सामने भी अपनी इज्जत को बचाया था। रीना गुस्से से उठी और कमरे में चली गई। उसके घर के हालात रीना की वजह से इस कदर जहरीले हो चुके थे कि उसके बड़े भाई ने यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से निकल गए। पिताजी उसे कहते ही रह गए कि वो उनके साथ चला जाता, तुम्हारी ज़िंदगी कहीं मेरी वजह से ख़राब ना हो जाए। वो गुस्से की बहुत तेज़ है, लेकिन प्रवीण ने उन्हें हौसला दिया और बोला, आप उसके मिजाज की फ़िक्र ना करें। वो पल में तौला मल पल में मासा है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हों। वो अपना फ़ैसला कर चुका था, लेकिन ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ जब वो कमरे में आया और देखा कि रीना खामोश थी। हालांकि वो खामोश रहने वालों में से नहीं थी। वो कनखियों से उसे देखता रहा। उसके कान उसकी धमाकेदार आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं वो उसे छोड़ने का फ़ैसला ना कर ले, क्योंकि उसे कुछ भी कहना या सहना मुश्किल था। जितनी जल्दी वो मोहब्बत जताती थी, उतनी जल्दी नफ़रत और बेरुखी दिखाने में भी देर नहीं लगाती थी। वक्त के साथ उसे ये अच्छे से समझ आ गया था कि वो उसके फ़ैसले से समझौता करने की कोशिश कर रही है। प्रवीण भी अब उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। उसे पहले से ज़्यादा वक्त देने लगा। पिताजी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी, इसलिए उसने दोबारा दफ्तर जाने का सोचा। एक हफ्ते बाद उसने दफ्तर जाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि प्रवीण को महसूस होने लगा कि पिताजी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। उनकी भूख भी कम हो गई थी। प्रवीण ने फैसला किया कि उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा।
मगर जैसे ही उसने ये बात रीना से कही, वो फ़ौरन चौंक कर बोली, अरे प्रवीण, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी को चेकअप की ज़रूरत है, तो तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर बहुत ही काबिल हैं। मैं कॉल कर देती हूँ, आकर देख लेंगे। उसकी बात सुनकर प्रवीण हैरान रह गया। उसे इस बात की खुशी भी हुई कि रीना उसके पिताजी की फ़िक्र कर रही है। लिहाजा ही उसने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे ये तुम्हारी मर्ज़ी, मैं ये मामला तुम्हारे हाथ में देता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम इसे बहुत अच्छे सुलझाओगी। उसकी बात सुनकर रीना मुस्कुरा उठी और फिर सच में उसने प्रवीण के सामने ही डॉक्टर को कॉल करके सारी बात बता दी। उसे इतनी तसल्ली से सब कुछ बताते देख प्रवीण को रीना पर और ज़्यादा विश्वास हो गया। आधे घंटे के अंदर ही डॉक्टर आ गए और उनका चेकअप करके बोले, ये बिल्कुल ठीक हैं, बुढ़ापे में कमज़ोरी आना तो स्वाभाविक है। मैं कुछ ताकत ही की दवाइयाँ लिख देता हूँ, जो आप इन्हें वक्त पर देते रहिएगा, जिससे ये जल्दी भले चंगे हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर प्रवीण काफ़ी खुश हो गया और फ़ौरन ही डॉक्टर की लिखी हुई दवाई ले आया। लेकिन फिर भी पिताजी की सेहत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। प्रवीण उनकी सेहत की वजह से परेशान रहने लगा। एक दिन उसने रीना से कहा कि मैं एक बार पिताजी को अस्पताल दिखा लाता हूँ। ये सुनकर रीना एकदम से फट पड़ी, आखिर तुम चाहते क्या हो? इतने बड़े डॉक्टर तुम्हारे पिताजी को आकर देख रहे हैं और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या बाहर के डॉक्टर हमारी फैमिली डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर हैं? वो उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल में कुछ खटक सा रहा था। पिताजी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। हर बार जब वो उन्हें किसी अस्पताल में ले जाने की बात करता, तो रीना उसी डॉक्टर को बुला लेती, जो वही पुरानी बात दोहरा देता। एक दिन प्रवीण के चाचा की बेटी सविता उसके पिताजी से मिलने आई। जब उसने पिताजी को देखा तो फ़ौरन चौंक गई। प्रवीण, इनकी हालत तो बहुत ख़राब लग रही है, इन्हें फ़ौरन अस्पताल लेकर जाओ। तो उसने उसे बताया कि रीना का फैमिली डॉक्टर पिताजी का चेकअप करके जाता है। उसने बताया था कि बीमारी और बुढ़ापे की वजह से उनकी ये हालत है। तो सविता ने सिर हिलाते हुए कहा, आखिर किसी और डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? जब इन दवाइयों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो बेहतर होगा कि दवा बदल ही दी जाए और किसी और डॉक्टर से सलाह ली जाए। उसने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसके दिल में भी यही ख्याल था कि पिताजी को किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन रीना की वजह से वो अपने फ़ैसले पर अमल नहीं कर पा रहा था। खुशकिस्मती से उस दिन रीना घर पर नहीं थी, लिहाजा ही उसने मौके को गनीमत जाना और अपने पिताजी को तुरंत अस्पताल ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट उसके हाथ में दी, उसे पढ़कर प्रवीण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, इसी वजह से उनकी ये हालत हो रही है। उसके दिमाग में जैसे धमाका सा लगा। अब उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि रीना उसके कमज़ोर पिताजी को मारना चाहती थी। ये ख्याल आते ही उसका खून खौल उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत की खुशी उसके लिए सबसे बढ़कर थी, वही उसके पिताजी को मारने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कितना बेवकूफ़ था जो रीना पर अंधा विश्वास कर बैठा। वो अपने पिताजी को ज़रूरी इलाज के बाद वापस घर ले आया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो रीना उस पर बरस पड़ी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था ना प्रवीण, तभी तो तुम मेरे मना करने के बावजूद भी पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर गए। इतना सुनते ही प्रवीण ने एक जोरदार तमाचा रीना के गाल पर जड़ दिया। बेवकूफ़ औरत, मुझे क्या गुलाम समझ रखा है? अगर तुम्हारी बात मानकर पिताजी को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता तो ये तुम्हारी काली करतूतें कैसे सामने आती? ये तुम क्या बोल रहे हो प्रवीण? कौन सी काली करतूत? वही जो तुम अपनी फैमिली डॉक्टर के साथ मिलकर कर रही थी, बाहर से आते हुए पुलिस ने कहा। तो ये देखकर रीना की सीटी पीटी गुम हो गई। उसने खामोशी से प्रवीण की तरफ देखा तो प्रवीण ने आंखें निकालते हुए वो सारी रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारी। तुमने क्या सोचा था कि मेरे पिताजी की जान ले लोगी और फिर अपने पैसों की धौंस दिखाकर मुझे अपने इशारों पर नचाओगी? अरे अपना पैसा अपने पास रखो। हर रिश्ता पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही अपनाया जा सकता है।
अब मुझे अपनी ये मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। रीना रोती बिलखती रही, लेकिन प्रवीर ने अब उसकी एक ना सुनी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।